वेलकम बैक दोस्तों। क्या आपको भूत प्रेत में विश्वास है? क्या आपको सच में लगता है कि आत्मा वापस आती है और अपनी अधूरी कहानी पूरी करती है? दोस्तों, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमारी आज की कहानी कुछ ऐसे ही आत्मा के बदले पे है। जी दोस्तों, इंडियन मूवीज में आज की कहानी है कोल्ड केस। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इंडियन मूवीज मैजिक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। कहानी के शुरू में दिखाया जाता है कि मेगा एक जर्नलिस्ट है और वो एक हिंदुस्तान में हो रहे भूत प्रशासन प्रवृत्तियों पे डॉक्यूमेंट्री बना रही होती है। उसे एक मकान मालिक का कॉल आता है और वो ऑफिस से जल्दी निकलती है घर देखने के लिए। मेगा एक तालाब के पास से जब गुजरती है तब वहाँ पे एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा होता है। उसे उस वक्त तालाब से एक प्लास्टिक का काला बैग मिलता है। जब वो उसे ओपन करता है तब उसमें से इंसान की खोपड़ी मिलती है। वो तुरंत आसपास के लोगों को इन्फॉर्म करता है और नज़दीक के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है। पुलिस पे होम मिनिस्टर का प्रेशर बिल्ड होता है इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो तालाब उसकी प्रॉपर्टीज के आसपास होता है। दूसरी तरफ मेगा मकान मालिक से मिलती है। वो उसे घर दिखाता है। मकान मालिक घर को खाली रखना नहीं चाहता है, इसलिए किराए पे दे रहा है। मेगा को घर पसंद आता है और वो घर के फोटो उसकी माँ को भेजती है। मेगा की माँ उस घर को कंफर्म करने को कहती है। क्राइम सीन पे पुलिस वाला सीनियर ऑफिसर को बताता है कि हमें सेक्शन लगाने में दिक्कत होगी, क्योंकि इधर अफवाह ये है कि इसमें होम मिनिस्टर का बेटा इन्वॉल्व है। 2 साल पहले मिनिस्टर का बेटा एक लड़की के प्यार में होता है और वो उसे डंप कर देता है, लेकिन वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती है। मिनिस्टर खुद उसे समझाने भी जाता है, लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं समझती है। उसके बाद वो लड़की गायब है। इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला था हमें। उसे शक होने की वजह ये भी है कि नज़दीक में सिर्फ एक ओल्ड बोट क्लब है जो मिनिस्टर के बेटे का हाइडआउट है। ये केस एसीपी सत्यजीत और उसकी टीम को दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। सत्यजीत क्राइम सीन पे आता है। वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। वहाँ पे राजीव बताता है कि हमें इधर खोपड़ी के अलावा हमें हेयर और खून के क्लॉट मिले हैं बैग से, लेकिन उससे डीएनए निकालना मुश्किल होगा। फाइनल हम लैब एनालिसिस के बाद ही कह पाएंगे। सत्यजीत जब वहां से जा रहा होता है तब आईपीएस नीला को सीआई जियाद इंट्रोड्यूस करवाता है। सत्यजीत उसे राज प्रकाश से डिटेल्स कलेक्ट करके काम शुरू करने को कहता है। सत्यजीत मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर से मिलता है। वो उसे बताती है कि इस कल के इनिशियल एनालिसिस के बेसिस पे ये कह सकते हैं कि विक्टिम एक लड़की है जिसकी एज 25 से 30 के बीच की होगी और ये खोपड़ी 1 साल पुरानी है और लड़की की मृत्यु सितंबर से अक्टूबर 2019 के बीच में हुई होगी। तब सत्यजीत कहता है उनका पहला काम होता है विक्टिम को आइडेंटिफाई करना। तब डॉक्टर कहती है ये काम आसान नहीं होगा। डॉक्टर से मिलके जब वो लोग आ रहे होते हैं तब सत्यजीत नीला को लास्ट 2 साल में मिसिंग गर्ल्स की डिटेल्स निकालने को कहता है और उसमें से 20 से 30 की एज वाली लड़की की लिस्ट बनाने को कहता है। मेगा जब उसके माँ के घर पे होती है तब उसको काम वाली कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड इतना अच्छा था फिर भी तुम उससे डिवोर्स क्यों ले रही हो। तब मेगा बताती है कि वो सिर्फ उसकी माँ की बात सुनता था एंड उसकी माँ को ही डिसाइड करने को कह रहा था उसके बारे में। मेगा और उसकी बेटी वहाँ से निकल रहे होते हैं। तब चिन्नू एक डॉल लेती है। मेगा उसे मना करती है, लेकिन वो डॉल उसको मेगा की सिस्टर ने दिया था ये कह के वो साथ में ले लेती है। मेगा की सिस्टर की हाल ही में डेथ हुई थी, जिसकी वजह से मेगा की माँ उसके साथ जाने से मना कर देती है। मेगा और चिन्नू उनके नए घर में आते हैं। वो दोनों वहाँ पे सब अरेंज करते हैं। दूसरी तरफ सत्यजीत और उसकी टीम केस पे डिस्कस कर रहे होते हैं। उसकी टीम उसे बताती है कि उन्हें और कोई बॉडी पार्ट नहीं मिले तालाब के आसपास। सत्यजीत कहता है कि हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि किलर ने दूसरे बॉडी पार्ट कहीं और डिस्ट्रॉय किए हैं। मेगा एडवोकेट हरिता से मिलने जाती है चिन्नू की कस्टडी के लिए। हरिता मेगा से पूछती है कि तुम्हारी सिस्टर साइकोलॉजी पढ़ रही थी, फिर उसने सुसाइड क्यों किया। तब मेगा कहती है उसे भी नहीं पता। एक दिन रिसर्च का काम खत्म करके घर आते ही खुद को रूम में बंद कर लेती है। जब माँ उसे बुलाने गई तब तक उसने सुसाइड कर लिया था। पुलिस स्टेशन में सत्यजीत की टीम केस पे डिस्कशन करते हैं। उनको टोटल 1434 मिसिंग केस मिले होते हैं, जिसमें से 228 लड़कियां अभी भी मिसिंग होती है और उसमें 37 लड़कियां होती हैं जो 25 से 30 के एज की होगी। सत्यजीत टीम को उनकी फुल डिटेल्स फोटोग्राफ के साथ लाने को कहता है। दूसरी तरफ मेगा चिन्नू को स्कूल जाने को तैयार कर रही होती है। तभी चिन्नू फ्रिज में से पानी की बोतल निकालती है पीने के लिए, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता और वो उसे किचन के सिंक में डाल देती है। चिन्नू के जाने के बाद मेगा सिंक में दिखती है तो उसमें से उसे बहुत सारे बाल मिलते हैं।
उसे वो डस्टबिन में फेंक देती है। तभी उसे घर में कोई होने का एहसास होता है। जब वो मुड़ती है तो उसे फ्रिज के पास एक कुत्ता दिखता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है। फिर वो उसे बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ सत्यजीत फॉरेंसिक एक्सपर्ट को 37 लड़कियों की तस्वीर की मदद से स्कल कौन सी लड़की का है वो पता लगाने को कहता है। फॉरेंसिक टीम उस पर काम करती है, लेकिन उन्हें कोई मैच नहीं मिलता है। तब फॉरेंसिक टीम स्कल की मदद से डिजिटल इमेज क्रिएट करने की सलाह देता है। तब सत्यजीत उसे परमिशन दे देता है। चिन्नू को उसकी काम वाली स्कूल से घर लेके आती है। वो उसे दूध के लिए पूछती है। तब चिन्नू उसे जूस लाने को कहती है। जब वो बर्फ निकाल रही होती है तब उसे बर्फ में एक कीड़ा जमा हुआ मिलता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है। रात को जब सो रहे होते हैं तब अचानक मेघा के रूम में पानी आ जाता है। जब मेघा दूसरे रूम की लाइट ऑन करती है तब उसकी कामवाली वहाँ पे खड़ी होती है, जिसकी वजह से दोनों ही डर जाते हैं। कामवाली उसे बताती है कि जब वो सो रही होती है तब उसे ऐसा लगा कि कोई उस पर पानी डाल रहा है। जब उसने उठ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। तभी उसी वक्त उसे कोई लड़की के जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मेघा उस पर बिलीव नहीं करती है। कामवाली कहती है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेघा उससे डांट देती है और उसे रूम क्लीन करने को कहती है। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में सत्यजीत फिर से मिसिंग केस की फाइल वापस चेक करने को कहता है। उसकी टीम उसे कहते हैं कि हमने डबल चेक किया है, ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अब सत्यजीत को लगता है कि विक्टिम शायद आउटसाइडर हो सकता है। तभी एक कांस्टेबल आके उसे कहता है कि उसे मिलने कोई आया है। वो सत्यजीत के अंकल चंद्रभानु होते हैं। उसने पी भी रखी होती है। सत्यजीत उसे मिलता है। उसके अंकल उससे 3000 रुपये लेते हैं और वहाँ से जाते हैं ये कह के कि अगर उसकी लाश कहीं रास्ते में पड़ी मिले तो उसे तुमको ही आइडेंटिफाई करनी होगी। मेरी लाश अननोटिस नहीं जानी चाहिए। ये सुन के सत्यजीत को शक होता है कि वो लाश किसी अनाथ की हो सकती है, जिसकी वजह से किसी ने भी उसकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं करवाई। दूसरी तरफ चिन्नू उसकी डॉल को फ्रिज पे लगा देती है। जैसे ही चिन्नू जाती है उस फ्रिज पे लगे सिंबल घूमने लगते हैं, जैसे कि किसी आत्मा ने उसको पोजेस कर रखा हो। सत्यजीत की सीनियर उससे केस की डिटेल्स पूछती है। सत्यजीत बताता है कि हमारे पास सिर्फ वो खोपड़ी है और उसमें लगा हुआ दांत। उसके बाद डॉक्टर बताती है कि इतने दिन पानी में रहने की वजह से दांत टूट जाते हैं। अगर वो दांत नकली हो तो नहीं टूटेगा। वो उसके लिए डॉक्टर अध्वन की मदद लेने को कहती है। सीनियर ऑफिस मालिनी उसे परमिशन दे देती है। सत्यजीत डॉक्टर अध्वन से मिलता है। वो बताते हैं कि हर एक इंसान की डेंटल पैटर्न अलग होती है। वो कहते हैं कि यूएस में हर एक इंसान के डेंटल रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं, जिसकी मदद से ऐसे केस सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। सत्यजीत पूछता है इस केस में कोई होप है कि नहीं। डॉक्टर कहता है हाँ है। विक्टिम ने मरने के कुछ महीने पहले ही आगे के दांत का ट्रांसप्लांट करवाया होगा। उसके रिकॉर्ड से हमें पता चल सकता है। दूसरी तरफ सेम बाइट मार्क मेघा के फ्रिज में पड़े सेब पे होता है। मेघा जब वो देखती है तो वो चिन्नू को डांटती है, लेकिन चिन्नू उसे मना करती है कि उसने ये सब नहीं किया है। तब ये देख के मेघा को कुछ गड़बड़ होने की शक होती है। सत्यजीत उसकी टीम को डेंटल लैब और हॉस्पिटल से रिकॉर्ड कलेक्ट करने को कहता है। उसकी टीम को वो कहता है कि आप सारे पेशेंट को कांटेक्ट करिए। जो पेशेंट हमारा फ़ोन नहीं उठाएगा वही हमारा विक्टिम होगा। उसकी टीम सबसे कांटेक्ट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मेघा उसके कलीग को बताती है कि उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। तब वो उस पर विश्वास नहीं करता है और वो उसे चिकन खाने को देता है, लेकिन मेघा उसको खा नहीं पाती है। उसके बाद वो दोनों ज़हरा जकाई को मिलने जाते हैं, जो भूत प्रेतों से बात करना और उनको भगाने में एक्सपर्ट होती है। मेघा उसे उसके घर में हो रहे हादसे के बारे में बताती है और उसकी मदद मांगती है। मेघा उसे पूछती है कि ऐसी अदृश्य माया सबको क्यों नहीं फील होती, जबकि वो हमारी दुनिया में प्रेजेंट है। तब ज़हरा रेडियो उठा के कहती है कि बहुत सारे तरंग होते हैं हमारे आसपास, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन सही फ्रीक्वेंसी पे उसको रखो तो हमें उसकी बातें सुनाई देती है। आत्मा भी वैसे ही है, जब सही तरंग मैच होंगे तब वो हमसे बातें भी करेंगे। ज़हरा बताती है कि हमें उन्हें सुबह के 3 से 4 के बीच में ही कनेक्ट कर सकते हैं। मेघा उनके घर में कौन सी आत्मा का साया है वो जानने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तब ज़हरा उसे इस वीकेंड पे उसके घर पे स्पिरिचुअल सेशन रखने का कहती है। ज़हरा मेघा के घर आती है स्पिरिचुअल सेशन करने के लिए। जब वो वहाँ आती है तो उसके पैर के पास चिन्नू की डॉल आती है। मेघा उसे लेके फ्रिज पे लगा देती है। चिन्नू और उसकी कामवाली सो रही होती है। दूसरी तरफ सत्यजीत उसके घर पे आता है। तब उसके फ़ोन पे नीला का मैसेज आता है। उसने एक पेशेंट की डिटेल शेयर की होती है जो फ़ोन नहीं उठा रही थी। सत्यजीत उस डिटेल को देखने की कोशिश करता है। तभी अचानक से मेघा और सत्यजीत के घर की लाइट जाने लगती है। तब ज़हरा कहती है स्पिरिचुअल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों एक जैसी होती है और वो सब बंद करने को कहती है।
मेघा के घर पे ज़ारा स्पिरिचुअल कनेक्ट करना शुरू करती है और सत्यजीत के घर पे लाइट आ जाती है। ज़ारा आत्मा से कनेक्ट करती है। आत्मा ज़ारा को उसका नाम इवा मारिया बताती है और सत्यजीत जो मेडिकल रिपोर्ट देखता है वो भी इवा मारिया का ही होता है। जैसे ही ज़ारा इवा मारिया का नाम लिखती है तुरंत फ्रिज अपने आप खुल जाता है और उसमें से आत्मा का साया बाहर आता है। मेघा चिन्नू को पूरे घर में ढूंढ रही होती है लेकिन उसे वो नहीं मिलती। उसका ध्यान फ्रिज पे जाता है। वो फ्रिज खोलती है तो उसमें चिन्नू को देख के वो डर जाती है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है। तब उसके मुंह से बाल निकलते हैं और इतने में मेघा की नींद खुल जाती है। उस सपने की वजह से वो डरी हुई होती है। फिर वो फ्रिज पे लगी हुई डॉल को तोड़ देती है और वो फ्रिज को बंद कर देती है। सुबह उठ के चिन्नू देखती है फ्रिज बंद है और उसकी डॉल टूटी हुई है। वो मेघा से पूछती है। मेघा वापस उसे डॉल को कचरे में डाल देती है। उसके बाद वो घर के ओनर को कॉल करती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है फ्रिज को लेके जाने के लिए। दूसरी तरफ पुलिस टीम ईवा के आधार कार्ड की डिटेल्स निकाल रहे होते हैं। उन्हें उससे ईवा का एड्रेस और फोटो मिलता है। फॉरेंसिक टीम आधार कार्ड के फोटो के साथ खोपड़ी को मैच कर लेते हैं। सत्यजीत ईवा के एड्रेस पे जाते हैं। वहाँ पे टी स्टॉल पे उसे पता चलता है कि ईवा की एक सौतेली माँ होती है। ईवा की माँ की डेथ के बाद उसके पिता फिलिप लिसी को घर लेके आते हैं लेकिन लिसी को ईवा पसंद नहीं होती है। फिलिप से लिसी को 2 बच्चे होते हैं। फिलिप ईवा को कॉन्वेंट स्कूल में एडमिट कराता है और ईवा वहाँ रह के ही पढ़ती है। उसे गांव में किसी से कनेक्ट नहीं होता है। फिलिप के मरने के 1 साल बाद ईवा उसके नाम की प्रॉपर्टी बेचकर चली जाती है। तभी वहाँ पे कुंचेरिया ब्रोकर आता है। वो सत्यजीत को ईवा की प्रॉपर्टीज़ पे लेके जाता है। वो ये भी बताता है कि ईवा ने किसी और की मदद से ये प्रॉपर्टी बेची होती है और उसे भी इसके बारे में जिसने खरीदा उनसे पता चला। कुंचेरिया लिसी के बारे में बताता है कि वो माला मोट्टी में रहती है उसके बच्चों के साथ। सत्यजीत लिसी को मिलने उसके घर जाता है। वहाँ पे लिसी बताती है कि उसकी बेटी और दामाद आ रहे हैं। वो उनकी तैयारी में बिजी है। सत्यजीत के पूछने पे वो बताती है कि फिलिप की डेथ जनवरी 2009 में हुई थी और उसके मरने के कुछ मंथ पहले ही उसने नॉर्थ के लड़के से शादी कर ली थी। वो ये भी बताती है कि उसके पिता के अंतिम संस्कार में अकेली ही आई थी। उसका पति नहीं आया था और वो जल्दी चली गई थी। उसे ये भी नहीं पता उसने कब वो प्रॉपर्टीज बेच दी। लिसी पूछताछ की वजह पूछती है तो सत्यजीत उसे रेगुलर रूटीन कहता है। दूसरी तरफ ज़ारा मेघा को बताती है कि आत्मा की कनेक्टिविटी बीच से ही रुक गई थी लेकिन ईवा की आत्मा मैसेज दे रही थी। वो वही मेघा को बताना चाहती है। ज़ारा बताती है कि तुम्हारे घर में जो फ्रिज है उसका ईवा के साथ कोई कनेक्शन है। वो ये भी बताती है कि ईवा मारिया को तुम्हारी हेल्प चाहिए उसकी मौत का रहस्य सुलझाने के लिए। जब तुम रेडी होगी तब ईवा तुम्हें उस रहस्य की तरफ लेके जाएगी। मेघा उसके सिस्टर के बारे में सोचती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो ईवा की मदद करेगी। इसलिए वो मकान मालिक से फ्रिज कहाँ से ख़रीदा उसके बारे में पूछती है। दूसरे दिन मेघा ऑनर ने जहाँ से फ्रिज खरीदा होता है वहाँ जाती है। वो उसके ऑनर की डिटेल्स के बारे में पूछती है लेकिन शॉप का ऑनर मना कर देता है ये कह के कि उसे नहीं पता है। दूसरी तरफ जियाद ईवा के फ़ोन रिकॉर्ड्स लेके सत्यजीत को देता है और बताता है कि उसका नंबर एक्टिव नहीं है। वो ये भी बताता है कि उसका लास्ट लोकेशन वाराणसी था अप्रैल 2020 में। इधर डॉक्टर की रिपोर्ट और फ़ोन रिकॉर्ड्स मैच नहीं हो रहा था। तब सत्यजीत कहता है कि कोई चाहता है कि ईवा की डेथ के बारे में किसी को पता ना चले, इसलिए उसने 7 महीने तक फ़ोन चार्ज करके यूज़ किया है। जियाद के जाने के बाद सत्यजीत उस रिकॉर्ड में से कुछ नंबर पे कॉल करता है। वो ईवा के नंबर को फ़ोन में सेव करता है और उसका व्हाट्सएप चेक करता है। उसे वहाँ वाराणसी की फ़ोटो लगी होती है और उसके स्टेटस में लिखा होता है बुरा टाइम ख़त्म होने के बाद नई शुरुआत होती है। दूसरी तरफ मेघा ईवा को फेसबुक पे ढूंढती है। जब मेघा ईवा की प्रोफाइल ओपन करती है तब उसकी टीवी में सीन अटक जाता है और वहाँ से बार बार इट्स मी की आवाज़ आती है। टीवी के माध्यम से ईवा मेघा की हेल्प कर रही होती है। उसके बाद मेघा एडवोकेट हरिता को कॉल करती है ईवा के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि वो उसके म्यूचुअल फ्रेंड में होती है। तब हरिता उसे कहती है कि वो उसकी क्लाइंट हो सकती है। वो कल कंफर्म करके बताती है। दूसरी तरफ सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पुलिस मेघा की मैरिज डिटेल्स निकलवाते हैं। उसकी शादी दर्शन देव के साथ हुई होती है और हरिता मेघा को बताती है ईवा उसकी क्लाइंट थी, डाइवोर्स केस था। हरिता उसके हस्बैंड का नाम दर्शन देव बताती है। वो मेघा की कंपनी में ही वर्क करता होता है। हरिता पुराने केस के बारे में क्यों पूछ रही हो तब वो उसे पर्सनल मिलके बताएगी ये कह के रख देती है फ़ोन। सत्यजीत दर्शन को उसके ऑफिस में मिलने जाता है। तब दर्शन उसे उसके घर पे मिलके डिस्कस करने की रिक्वेस्ट करता है। मेघा उसके कलीग से दर्शन के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि दर्शन ने ये कंपनी को प्रोग्राम प्रोड्यूसर ज्वाइन किया था।
कंपनी का ओनर पिल्लाई एंड उसकी बेटी दोनों उससे बहुत ही इम्प्रेस थे। उसके फर्स्ट वाइफ से तलाक होने के बाद वो पिल्लाई सर की बेटी से शादी कर लेता है और अब वो हमारा प्रोग्राम हेड बना है। मेघा उसे दर्शन की फर्स्ट वाइफ की डिटेल्स निकालने को कहती है। सत्यजीत दर्शन से उसके घर पे मिलता है। दर्शन बताता है कि वो हम दोनों ने बचपने में गलती की थी और ईवा ने डाइवोर्स के लिए पहल की थी। दर्शन ये भी बताता है कि उसने 2.5 करोड़ की ईवा से हेल्प ली थी, जिसकी वजह से उसने डाइवोर्स के वक्त प्रॉब्लम क्रिएट किया था। उसकी वाइफ के पिता ने उसकी मदद की थी। अभी सिर्फ उसको उतना ही पता है कि वो स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रही है। दर्शन सत्यजीत से पूछता है, आपने बताया नहीं ये पूछताछ किस लिए हो रही है? तब सत्यजीत बताता है, ईवा मर चुकी है। मॉर्निंग में जब सत्यजीत को डॉक्टर आधवन का कॉल आता है, वो सत्यजीत को बताता है ईवा का हाथ मिला है सिमिलर ब्लैक कलर की बैग में। वो उसे जल्दी से उसके एविडेंस लेने को कहता है। सत्यजीत उसे थैंक्स कहता है बिग ब्रेक थ्रू देने के लिए। दूसरी तरफ मेघा एडवोकेट हरिता से मिलकर ईवा की इन्फॉर्मेशन लेती है। पुलिस स्टेशन में अमृत राज तमिलनाडु पुलिस स्टेशन से हाथ के एविडेंस लेके आता है और वो सत्यजीत को देता है। उस हाथ में से हेयर भी निकलता है जो किलर का होगा ऐसा उन्हें लगता है। दूसरी तरफ मेघा ईवा के कलीग रफिका से मिलती है। वो बताती है कि उससे ईवा की पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं पता और ईवा के लास्ट देख के बाद वो कभी उसे नहीं मिली। उसने बताया कि उसने उसे कॉल और मैसेज किए थे लेकिन उसने कभी भी नहीं उठाया और ना ही मैसेज के रिप्लाई दिए। उसने साक्षी हॉस्टल में जहां वो रहती थी वहां पे भी पूछा लेकिन वहां से भी कुछ पता नहीं चला। जब उसने उसके वेडिंग के लिए इनवाइट किया तब उसने रिप्लाई किया था कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए और जर्नी पे है इसलिए वो आ नहीं सकेगी ऐसा उसने बताया। मेघा ईवा का नंबर लेती है रफिका से। दर्शन और ईवा शादी के बाद जहाँ रहते थे उस हाउस ओनर से सत्यजीत पूछताछ करता है। वो बताता है कि ईवा डाइवोर्स के बाद कुछ दिन वहाँ पे रहती थी, फिर उसकी ऑफिस की नज़दीक हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी। हाउस ओनर की वाइफ ईवा की चीज़ों को जो भूल गई थी वो देती है और कहती है उसने ईवा को सितंबर में एक कार में देखा था लेकिन उसने उन्हें नहीं देखा और उसके साथ एक लेडी थी छोटे बालों वाली। जो हाथ से बालों का एविडेंस मिला था उसका डीएनए टेस्ट करने को सत्यजीत कहता है फॉरेंसिक टीम को। दूसरी तरफ चिन्नू की दादी उसे मिलने आती है। वो मेघा को चाय बनाने को कहती है। मेघा जब चाय बना रही होती है उस टाइम चिन्नू के साथ उसकी दादी फ़ोटो खींचने की कोशिश करती है। तभी वो फ़ोन में किसी का साया देखती है। जब पीछे मुड़ के देखती है तब उसे फ्रिज की तरफ किसी के पैरों के निशान जाते हुए दिखते हैं, जो देख के वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। डीएनए टेस्ट से सत्यजीत को पता चलता है कि वो हेयर किसी फीमेल का है एंड उसे शॉर्ट हेयर है। मेघा चिन्नू को उसके नानी के घर छोड़ आती है। उसके बाद पुलिस और मेघा अपने अपने एंड पे ईवा पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सत्यजीत ईवा के हॉस्टल में जाके पूछताछ करता है। वहाँ पे सत्यजीत को पता चलता है कि मेघा ने इंक्वायरी की थी ईवा के बारे में। नीला एंड सत्यजीत ईवा का फेसबुक चेक करते हैं। वहाँ सत्यजीत को क्लू मिलता है और वो नीला को मीटिंग बुलाने के लिए कहता है। सत्यजीत मीटिंग में टीम को कहता है कि जो क्रिमिनल है वो ईवा मारिया बनके वाराणसी से ये पोस्ट किया था और लॉकडाउन होने से पहले वो वाराणसी में थी। वो टीम को कहता है कि लॉकडाउन के टाइम जो लोग केरला आए हैं बाहर से उनकी लिस्ट निकालो। सत्यजीत को वो लिस्ट मिलती है जिसमें ईवा मारिया का नाम होता है। उस लिस्ट में उसके अंकल का नाम देखता है वो और उन्हें मिलने जाता है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि वो ईवा मारिया को जानता है और उसे वो हाल ही में मिला था लेकिन उसे याद नहीं आता कहाँ मिला था। तब सत्यजीत उसे कॉल करने को कहता है जब भी उसे याद आए और वो कुछ पैसे भी देता है। सत्यजीत सीनियर को केस की डिटेल्स देता है। वो उनको बताता है कि किलर कोई फीमेल है और उसने मनी के लिए ये क्राइम किया था। कुंचेरिया ब्रोकर से सत्यजीत को पता चलता है कि ईवा की प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कोई फीमेल आई थी ईवा बन के, जिसके शॉर्ट हेयर थे। वो सीनियर को कहता है कि ईवा के किलर को वो 72 घंटे में पकड़ लेगा। मीटिंग के बाद हॉस्टल वार्डन का कॉल आता है। वो बताती है कि ईवा के बारे में इंक्वायरी करने जो लेडी आई थी वो अभी टीवी पे है। सत्यजीत मेघा से मिलता है। मेघा उसके साथ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बताती है लेकिन सत्यजीत उस पर भरोसा नहीं करता है। मेघा सत्यजीत को बताती है ईवा के एडवोकेट हरिता ने उसे बताया था कि ईवा को डर था कोई फीमेल उसे मारना चाहती है। तब सत्यजीत उसे हरिता से मिलाने को कहता है। तब मेघा हरिता को कॉल करती है। तभी सत्यजीत को कॉल आता है उसके अंकल का, जो उसे वो किलर के बारे में बताता है। उसके बाद सत्यजीत मेघा को किलर का फोटो दिखाता है और दोनों उसे पकड़ने जाते हैं। किलर और कोई नहीं एडवोकेट हरिता ही होती है।
ईवा जब अपसेट होती है तब हरिता उसे उसके घर लेके आती है और वहाँ पे वो उसे गला दबा के मार देती है। फिर वो ईवा के बॉडी के टुकड़े करके प्लास्टिक के बैग में भर के उसको फ्रिज में रख देती है। फिर वो अपने आप को क्लीन करती है और सारे बैग को अलग अलग जगह पे फेंक देती है। सत्यजीत मेघा को बताता है कि दर्शन से मिले पैसे लेने के बाद हरिता ने ईवा की बाकी प्रॉपर्टीज भी बेचने का प्लान बनाया। उसने ईवा बन के बैंक में अकाउंट खोला और किसी को पता ना चले वैसे उसने ईवा की प्रॉपर्टीज बेच दी। उसने मेजर पैसे कैश में लिए और बाकी उसने नए अकाउंट में डलवा दिए। फिर उसने उस बैंक से जल्दी ही विड्रॉ कर लिए। लोगों को लगे कि ईवा जिंदा है, इसलिए उसने ईवा के फ़ोन नंबर से मैसेज किए अलग अलग जगह से। जब उसे लगा उसका काम हो गया तब उसने ईवा की आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय करने का सोचा और वो स्पिरिचुअल जर्नी बताने के लिए वाराणसी गई। उसने वहाँ पे फ़ोटो खींचे, फिर उसने उस फ़ोन को वहाँ पे नदी में फेंक दिया। लेकिन उस वक्त कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से हरिता वाराणसी में फंस जाती है। तब उसे स्पेशल बस से केरला आना पड़ता है ईवा का नाम यूज़ करके। अभी वो लास्ट एविडेंस है, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जल्दी में होगी। दूसरी तरफ हरिता मेघा के घर में जाती है एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तभी ईवा की आत्मा फ्रिज के माध्यम से उसे डराने की कोशिश करती है। हरिता उस फ्रिज को ओपन करती है, लेकिन वहाँ पे खून और ब्लैक बैग देख के डर जाती है। फ्रिज ब्लास्ट होने की वजह से हरिता की डेथ हो जाती है। ये बात मीडिया रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद मेघा सत्यजीत को कहती है, अभी तो आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे। तब सत्यजीत उसे कहता है कि वो लॉजिक में बिलीव करता है और इस केस में फ्रिज के ब्लास्ट की वजह से डेथ हुई है। वो उसकी बाकी फॉर्मेलिटीज़ के लिए बाद में मिल लेगा। मेघा उसके माँ के घर पे होती है। वहाँ चीनू उसके डॉल के साथ खेल रही होती है। मेघा रेडियो ऑन करती है, तभी उसकी बहन की फ़ोटो पे क्रैक आ जाता है और ज़ारा को इसका पता चलता है। इस तरह यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है नेक्स्ट पार्ट के आने की संभावना के साथ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी और कहानी सुनने के लिए बने रहे इंडियन मूवीज़ मैजिक पे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसी ही और नई कहानी के साथ।